नमस्कार। आज इस वीडियो में हम क्लास 11th की बुक अंतरा के पाठ दोपहर का भोजन के बारे में पढ़ेंगे। जो ये पाठ है, जो ये कहानी है, यह अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने गरीबी से जूझ रहे एक ऐसे मिडिल क्लास फैमिली की कहानी कही है जिसे भरपेट भोजन भी नसीब नहीं होता। इस कहानी में समाज में व्याप्त गरीबी को चिन्हित किया गया है। मुंशी जी के पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदों पर टिका हुआ है। सिद्धेश्वरी, जो इस पाठ की एक पात्र है, गरीबी में भी पूरे परिवार को जोड़े ही नहीं रखती, बल्कि गरीबी के एहसास को मुखर भी नहीं होने देती, उजागर भी नहीं होने देती। शिल्प की सादगी और सहज संकेतों के माध्यम से कथा को प्रस्तुत करने की कला का उत्कृष्ट रूप इस कहानी में देखने को मिलता है। यह कहानी अत्यंत मार्मिक है। पिता की नौकरी से छटनी हो चुकी है। छटनी आप लोग समझते हैं कि जैसे आजकल कोरोना वायरस की वजह से जॉब्स कम है, रोजगार कम है, तो गिने चुने लोगों को ही रखा जा रहा है, छटनी हो रही है, बाकियों को जो निकाल दिया जा रहा है। तो उसी प्रकार ये पुरानी कहानी है और इसमें भी छटनी हो चुकी है। वह छोटी मोटी नौकरी की खोज में है। एक बेटा प्रूफ रीडिंग का काम करता है, एक बेटा प्राइवेट इंटर कर रहा है और एक बेटा बीमार है। गृहस्थी किसी तरह चल रही है। अमरकांत ने दोपहर के खाने के समय पूरी कहानी को एक रसोई में केंद्रित किया है। तो इस वजह से इस पाठ का नाम है दोपहर का भोजन, कि जब दोपहर के भोजन सब साथ बैठकर कर रहे हैं तो उसी दौरान ये कहानी जो है आसपास घूमती रहती है। एक स्थिति का बार बार दोहराव कहानी में गुंथी विडंबना को और भी प्रखर बनाता है। खाते समय सिद्धेश्वरी, मुंशी जी, रामचंद्र और मोहन के संवादों के माध्यम से घर की भूख का निर्मम सत्य उजागर होता है। यह निर्ममता कहानी के शीर्षक दोपहर के भोजन में भी व्यंग्य के रूप में मुखरित हुई है। तो इस प्रकार ये कहानी का एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको दिया है जिसमें गरीबी को उजागर किया गया है। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। साथ ही साथ इस चैप्टर को, इस पाठ को अच्छी तरीके से समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर सुने, बस समझें। और उसके बाद भी किसी तरह की कोई परेशानी हो तो आप कमेंट अवश्य करें। कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। तो अब हम पाठ के जो लेखक हैं अमरकांत जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। प्रसिद्ध लेखक अमरकांत का जन्म 1925 में उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका वास्तविक नाम श्री राम वर्मा है, पर उन्होंने अमरकांत के नाम से साहित्य सृजन किया है। अमरकांत की प्रमुख रचनाएं हैं जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा, सूखा पत्ता, ग्राम सेविका, काले उजले दिन, सुखजीवी और बीच की दीवार। अमरकांत ने बाल साहित्य भी लिखा है। तो आइए अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ कुछ इस प्रकार है। अब अभी तक जो रामचंद्र था वो पूरे फैमिली के बारे में पूछ रहा, उसने पापा के बारे में पूछा, अपने बीच वाले भाई मोहन के बारे में पूछा, उसने अपने छोटे भाई प्रमोद के बारे में भी पूछा। सबके बारे में उसको चिंता है और उसकी माँ से वो सबके बारे में जानकारी ले रहा है। तभी जो बीच वाला बेटा है, यानी जो बीच वाला भाई है उसका, मोहन आ गया। वह हाथ पैर धोकर पीढ़े पर बैठ गया और वो भी एक पीढ़ा था जो जमीन से कुछ ऊंचा था और उस पर बैठ गया। अब उसके बारे में बताया जा रहा, वो कैसा, उसका रंग सांवला था तथा चेहरे पर चेचक के दाग थे। चेचक यानी चिकन पॉक्स। सिद्धेश्वरी ने उसके आगे भी खाने की थाली रख दी। मोहन माँ की और फीकी हंसी हंसते हुए खाने में जुट गया। फीकी हंसी क्योंकि उसको पता था उसकी माँ जो है उसकी गलतियां छुपाती है और उसको पता था आज भी भैया ने कुछ पूछा होगा मेरे बारे में और माँ ने कुछ उसको झूठ ही बोला होगा और वो खाना खाने लग गया। माँ ने उससे भी एक रोटी लेने की जिद की तो उसने केवल दाल ही मांगी। वह दाल को पी गया। तभी घर के मालिक मुंशी चंद्रिका प्रसाद जूतों को घसीटते हुए घर में आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। राम यानी भगवान का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। अब यहाँ बात हो रही है मुंशी चंद्रिका प्रसाद की कि उनकी उम्र है 45 वर्ष, पर वो लगते हैं 50-55 के। अब ऐसा यहाँ पे क्यों कहा गया, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि जब इंसान आर्थिक तंगी में या किसी भी तरह की टेंशन में जी रहा होता है ना, तो वो समय से पहले ही एजिड लगने लग जाता है। एक तो घर की आर्थिक स्थिति, माली हालत इतनी स्ट्रांग नहीं है, ऊपर से 3-3 बच्चे हैं, फिर घर की टेंशन, गरीबी, खाने पीने की चिंता,
तो इस वजह से वो 40 के होते हुए भी 50-55 के लगते हैं। कपड़े गंदे से पहने रहते थे। वह खाना खाने बैठ गए। उन्होंने बड़के लड़के के बारे में पूछा, यानी रामचंद्र के बारे में पूछा। अभी तक उनका जो सबसे बड़ा बेटा है वो सबसे लायक है, क्योंकि वही कमाने में लगा हुआ और घर का खर्चा अभी तक वही चला रहा है और वो खाना खा के जा चुका है वापस अपने काम पर। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे रामचंद्र के बारे में पूछा। सिद्धेश्वरी ने बताया कि वह अभी खाना खाकर काम पर गया है। वह कह रहा था कि कुछ दिनों में नौकरी मिल जाएगी। वह आपको देवता के समान बता रहा था। यानी यहाँ पे देखिए, ऐसी कोई कॉन्वर्सेशन नहीं हुई है, उसने कुछ नहीं कहा, बस वो सबके बारे में पूछ रहा था। लेकिन ये जो एक महिला है, ये घर के सदस्यों को किस प्रकार एक जोड़ने का काम कर रही है, गरीबी में होते हुए भी। कि इतनी गरीबी, आर्थिक स्थिति मंदी होते हुए भी, कि अपनी कोई फ्रस्ट्रेशन किसी पे नहीं निकाल रही कि तुम नहीं कमा रहे, घर में तंगी होता है, ये ठीक है, होती होगी टेंशन, लेकिन फिर भी एक कि आपस में एक दूसरे से न चिढ़े लड़े, तो इसलिए एक दूसरे को जोड़ने का काम कर रही है। और अपनी तरफ से कह रही है कि उसने कहा था कि देवता के समान आपको मानता है। अब ऑब्वियस एक पिता अपने बेटे के मुख से ऐसी बातें सुनेंगे तो वो बहुत प्राउड फील करेंगे। मुंशी जी के चेहरे पे चमक आ गई। वे बोले, बड़के का दिमाग बहुत तेज है। मुंशी जी खाना खाए चले जा रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, फूफा जी बीमार हैं, कोई समाचार नहीं आया? सूचना दी गई, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। यानी अब ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने लग गए। अभी तक बच्चों की बात चल रही थी। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, सिर्फ एक परिवार है जो दोपहर का भोजन कर रहा है। पहले बड़ा आता है, फिर बीच वाला आता है, फिर हस्बैंड आता है, मतलब कोई भी साथ नहीं बैठा। तो इनको साथ लाने का काम जो कर रही है वो सिद्धेश्वरी कर रही है। वो एक तरीके से इस पाठ की एक प्रमुख पात्र है, जो सबको अलग अलग बातें बता रही है, सबको अलग अलग तरीके से एक दूसरे की गलतियां छुपा रही है, जिससे आपस में किसी के बीच में वैमनस्य या घृणा या गुस्से की भावना ना जागृत हो। उसके बाद ये हस्बैंड वाइफ अपनी नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करने लग गए, रिश्तेदारों की या जो भी आसपास की। मुंशी जी जो है खाना खाते रहे। पत्नी ने और रोटी लेने की जिद की। उसने पति के मांगने पे थोड़ा सा गुड़ दिया। मुंशी जी के खाना खाने से निपटने के बाद सिद्धेश्वरी झूठी थाली लेकर चौके में जमीन पर बैठ गई। खाने की सामग्री बहुत कम बची थी, क्योंकि सब खाना खा चुके थे और घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो दोबारा अपने लिए कुछ बना सकती। केवल एक रोटी थी। आधी रोटी प्रमोद के लिए रख दी और आधी रोटी जो थी अपने छोटे बेटे के लिए रख दी और आधी रोटी उसने खुद खाई। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। सारे घर में मक्खियां थी। दोनों लड़कों का कहीं पता ना था। पति मुंशी जी औंधे मुंह पड़े निश्चिंतता से सो रहे थे। निश्चिंतता, जिसको कोई चिंता ना हो, निश्चिंत होके, कोई टेंशन नहीं है। और जो सिद्धेश्वरी थी, एक औरत की, एक गृहस्थ महिला की स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से वो अपने परिवार को एक धागे में पिरो कर रखना चाहती है, किस तरीके से उसको बांध कर रखना चाहती है, कि वो उनकी गलतियों को भी छिपाती है ताकि एक दूसरे से वो लड़े ना, झगड़े ना, एक दूसरे के प्रति उनमें घृणा या चिढ़ की भावना, ईर्ष्या की भावना ना जागृत हो। और एक दूसरे से सबको वो अच्छे से खाना पूछती है, सबको जितनी रोटी खानी है, और एंड में उसके लिए सिर्फ एक रोटी बचती है। वो भी अगर कोई मांग लेता तो शायद उसके लिए वो एक रोटी भी नहीं बचती, और वो आधी रोटी अपने छोटे बेटे प्रमोद के लिए रख लेती और आधी रोटी अपने लिए रख लेती। तो यहीं से जो चैप्टर की सार्थकता है, जो पाठ के नाम की सार्थकता है, दोपहर का भोजन, यहीं से इसकी सार्थकता स्पष्ट हो जाती है कि यह पाठ का नाम जो है, चैप्टर की कहानी की स्टोरी जो है, कहानी है, वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग एप्रोप्रिएट है, एकदम सार्थक है, एकदम सही है। क्योंकि इस पूरे पाठ में सिर्फ एक दोपहर के भोजन के समय जो लोग आ रहे हैं, जो परिवार के सदस्य आ रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, उस समय की पूरी जो स्टोरी है, उस समय की जो पूरा वो रूटीन चल रहा है, उसको यहाँ पर लेखक ने उजागर किया है। तो आशा है छात्रों, ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद भी कोई परेशानी हो तो आप अपनी कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।